Assalamu alaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 11. आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स. What are the nucleic acids? Nucleic acids were first reported in 1869 by a Swiss physician when he isolated a new compound from the nuclei of the pus cells. न्यूक्लिक एसिड्स की डिस्कवरी हुई थी इन द ईयर 1869 में, जब एक स्विस फिजिशियन ने क्या किया था कि उसने पस सेल्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन की थी. तो पस सेल्स के जो न्यूक्लाई था उसमें से उन्हें स्विस फिजिशियन को एक नया कंपाउंड जो है वो हासिल हुआ. पस सेल्स में एग्जांपल है वाइट ब्लड सेल्स की, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स में से एक नया कंपाउंड स्विस फिजिशियन को मिला. और ये जो कंपाउंड मिला वो ना तो कोई प्रोटीन थी और ना ही वो उसकी नेचर कोई लिपिड की तरह थी और ना ही वो कार्बोहाइड्रेट था, बल्कि वो एक नया किस्म का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल था जो कि इससे पहले डिस्कवर नहीं हुआ. तो इसलिए उसने उसको नाम दिया न्यूक्लियन का. न्यूक्लियन का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसकी जो पोजीशन थी वो न्यूक्लियस की थी, यानी कि वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट था. इन द ईयर 1920 साल 1920 में न्यूक्लियन की केमिकल नेचर और उसकी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चलाया गया. बेसिक स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर को देखते हुए न्यूक्लियन का दोबारा से नाम रखा गया न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड उसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उसकी जो नेचर थी वो एसिडिक थी. केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम केमिकल नेचर के बारे में देखें तो न्यूक्लिक एसिड्स को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इज़ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए भी कहते हैं, एंड नंबर 2 इज़ राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज़ आरएनए. तो ये दोनों न्यूक्लिक एसिड्स की टाइप्स हैं. और न्यूक्लिक एसिड्स का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल लीनियर होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है और उसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं होती, अनब्रांचेड स्ट्रक्चर होता है. और वो एक पॉलीमर होता है. पॉलीमर का मतलब ये है कि बहुत से छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना होता है. तो न्यूक्लिक एसिड जिन छोटे छोटे यूनिट से या मोनोमर्स से मिलके बना होता है, उन मोनोमर्स को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड्स. कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. अगर हम इन न्यूक्लियोटाइड्स की कंपोजिशन के बारे में देखें तो जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको कहा जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, और जो आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको कहा जाता है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स. और न्यूक्लियोटाइड्स जो है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर 3 तरह की कंपोनेंट्स होते हैं. एक होती है पेंटोज शुगर, दूसरा कंपोनेंट है फॉस्फेट, और इसका तीसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजनियस बेस. और नाइट्रोजनियस बेस जिसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बेस कहा जाता है. तो सबसे पहले अगर हम पेंटोज शुगर की बात करें तो पेंटोज शुगर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो पेंटोज शुगर होती है उसको डीऑक्सी राइबोस कहा जाता है, और आरएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर होती है उसको राइबोस कहा जाता है. इसी तरह से फास्फोरिक एसिड पाया जाता है. जो फास्फोरिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर पाया जाता है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एसिडिक होती हैं. तो फास्फोरिक एसिड क्या करता है, डीएनए और आरएनए को एसिडिक प्रॉपर्टीज़ देता है. इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एक होती है नाइट्रोजनियस बेस. तो नाइट्रोजनियस बेस क्या होती है, एक नाइट्रोजन एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है और उसको बेस भी कहा जाता है. बेस इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर होता है वो अनशेयर्ड होता है, उसकी शेयरिंग नहीं हो रही होती. ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर होता है, और क्योंकि ये शेयर्ड पेयर होता है इसलिए ये कोई भी प्रोटॉन हासिल कर सकता है. क्लासेस ऑफ नाइट्रोजनियस बेसिस. नाइट्रोजनियस बेसिस को बेसिकली 2 तरह की मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है. एक हमारे पास है सिंगल रिंग जिसको कहा जाता है पायरामिडीन, और जो डबल रिंग की फॉर्म में होती है उनको कहा जाता है प्योरीन्स. तो सबसे पहले अगर हम बात करें पायरामिडीन्स की, यानी कि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स की, तो पायरामिडीन में हमारे पास 3 तरह की जो हैं वो पाई जाती हैं, बेसिस पाई जाती हैं. वो बेसिस हैं हमारे पास सिस्टोसिन, थायामीन एंड यूरेसिल. जो थायामीन होती है वो सिर्फ डीएनए के अंदर होती है, और जो यूरेसिल हमारे पास बेस है ये आरएनए के अंदर होती है. इसी तरह से प्योरीन्स की बात करें तो
प्योरीन्स भी हमारे पास दो तरह की होती है, एक है हमारे पास एडेनिन और दूसरी है हमारे पास गुआनिन। स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, अगर हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को देखें तो जब न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है तो हमारे पास जो नाइट्रोजनियस बेस होती है वो नाइट्रोजनियस बेस पेंटोस शुगर के 1 कार्बन के ऊपर जाके अटैच हो जाती है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें पेंटोस शुगर के साथ सिर्फ नाइट्रोजनियस बेस अटैच होती है और कुछ भी अटैच नहीं होता, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। इसके बाद क्या होता है कि एक फास्फोरिक एसिड लिंक कर जाता है कार्बन 5 पे, यानी कि कार्बन 5 पे आकर एक फास्फोरिक एसिड उसके साथ लिंक हो जाता है। तो जब उस स्ट्रक्चर में फास्फोरिक एसिड भी शामिल हो जाता है तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड की बेस पर भी इसकी 3 तरह की टाइप्स हैं। अगर एक फास्फोरिक एसिड आके अटैच होगा तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। अगर 2 फास्फोरिक एसिड आके पेंटोस शुगर के साथ अटैच होंगे तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। और अगर 3 फास्फोरिक एसिड्स आके अटैच होते हैं पेंटोस शुगर के साथ तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो वो न्यूक्लियोटाइड्स जो डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं उनके अंदर ज़रूरी है कि उनके अंदर 3 फास्फेट ग्रुप हों, लेकिन जब वो डीएनए और आरएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, यानी कि उसके अंदर ऐड हो जाते हैं, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसके जो टर्मिनल जो बिल्कुल एंड वाले 2 फास्फेट ग्रुप्स हैं वो अलहदा हो जाते हैं, यानी कि तब उसके अंदर सिर्फ एक ही फास्फेट ग्रुप रह जाता है। Types of nucleosides and nucleotides of RNA and DNA, अगर हम आरएनए और डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स की टाइप्स को देखें तो हमारे पास 4 तरह की नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं, दैट आर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। और जो हमारे पास 4th बेस होती है वो या तो यूरेसिल होगी या फिर वो थायामीन होगी। तो सबसे पहले हम आरएनए की बात कर लेते हैं। तो आरएनए के अंदर जो हमारे पास राइबो न्यूक्लियोसाइड होगी उसको एडेनिन की जो राइबो न्यूक्लियोसाइड है उसको एडिनोसिन कहा जाता है, गुआनिन की राइबोन्यूक्लियोसाइड को गुआनोसिन कहा जाता है, साइटोसिन की साइटाडाइन और यूरेसिल की यूरिडाइन कहा जाता है। क्योंकि आरएनए के अंदर थायामीन नहीं होता बल्कि सिर्फ यूरेसिल होता है, इसीलिए यूरेसिल को कहा जाता है यूरिडाइन। इसी तरह से आरएनए के अंदर अगर हम राइबोन्यूक्लियोटाइड की बात करें, न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ राइबोज और बेस नहीं होगी बल्कि फास्फेट ग्रुप भी होगा। तो जब फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है एडेनिन के साथ, वो एडेनिन मोनोफॉस्फेट, एडेनिन डाइफॉस्फेट या एडेनिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। इसी तरह से जब वो गुआनिन के साथ अटैच होता है तो वो गुआनिन मोनोफॉस्फेट, गुआनिन डाइफॉस्फेट और गुआनिन ट्राइफॉस्फेट होता है। साइटोसिन में जब एक फॉस्फेट अटैच होता है तो वो साइटोसिन मोनोफॉस्फेट होता है। जब 2 फॉस्फेट अटैच होते हैं तो साइटोसिन डाइफॉस्फेट होता है, और अगर 3 अटैच होते हैं तो वो साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इस तरह से यूरेसिल में जब एक फॉस्फेट अटैच होते हैं तो वो यूरेसिल मोनोफॉस्फेट, 2 होते हैं तो यूरेसिल डाइफॉस्फेट, और जब 3 होते हैं तो वो यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट होता है। इसी तरह से अब हम डीएनए के अंदर देख लेते हैं कि डीएनए के अंदर ये नाइट्रोजनियस बेसिस किस तरह से होती हैं। तो डीएनए की जब हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड की बात करें, न्यूक्लियोसाइड का मतलब है इसमें फॉस्फेट नहीं है बल्कि सिर्फ हमारे पास शुगर है और बेस है। तो इसमें जो एडेनिन है वो डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन की फॉर्म में होती है, गुआनिन जो है वो गुआनोसिन की फॉर्म में होती है, साइटोसिन साइटाडाइन की फॉर्म में होती है, और जो हमारे पास थायामीन है इसमें हमारे पास यूरेसिल नहीं होता क्योंकि डीएनए के अंदर थायामीन होता है। तो डीएनए के अंदर जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड है उसको डीऑक्सीराइबो थाइमाडाइन कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को देखें, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स जिसमें फॉस्फेट भी अटैच हो जाता है, तो हम उसको इस तरह से लिख देते हैं, एडेनिन को लिखते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साथ में हम डी लिखते हैं। डी का मतलब है डीऑक्सीराइबो एडेनिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो एडेनिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह से डीऑक्सी राइबो गुआनिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी राइबो गुआनिन डाइफॉस्फेट एंड डीऑक्सी राइबो गुआनिन ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सीराइबो मोनोफॉस्फेट साइटोसिन एंड डीऑक्सीराइबो साइटोसिन डाइफॉस्फेट एंड डीऑक्सीराइबो साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह से हम थायामीन को देखें तो थायामीन के अंदर ये कुछ इस तरह से है, डीऑक्सीराइबो थायामीन मोनोफॉस्फेट,
deoxyribothymine diphosphate and deoxyribothymine triphosphate. पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर भी पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है। इस तरह से जब न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जब पॉलीमराइजेशन होती है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या करते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इनमें भी कंडेंसेशन का रिएक्शन होता है, जिस तरह दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर कंडेंसेशन होती है, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर भी कंडेंसेशन होती है और दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो लेकिन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स में क्या होता था कि जब उनमें कंडेंसेशन का रिएक्शन होता था तो उनमें वाटर रिलीज़ होता था, लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स में जो प्रोडक्ट रिलीज़ होगी वो वाटर नहीं होती बल्कि वो पायरोफॉस्फेट होती है। पायरोफॉस्फेट क्या होती है, जब दो फॉस्फेट ग्रुप्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहा जाता है पायरोफॉस्फेट। तो पॉलीमराइजेशन जब न्यूक्लियोटाइड की होती है तो इसमें वाटर रिलीज़ नहीं होता बल्कि पायरोफॉस्फेट रिलीज़ होता है। और जब ये पायरोफॉस्फेट जब इस एडिशन ऑफ वाटर होती है और इससे जो पायरोफॉस्फेट रिलीज़ होता है तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज़ होती है और उस एनर्जी की वजह से ही ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या करते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स जब दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देते हैं। वो इस बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़ते रह जाते हैं, यानी दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, तीन जुड़ेंगे, चार जुड़ेंगे, तो इस तरह से बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और वो एक पॉलीमर बना देते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स का एक पॉलीमर बना देते हैं जिसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें हमारे पास एक एंड होता है जिसको कहा जाता है 5' एंड के ऊपर फास्फेट ग्रुप अटैच हुआ होता है और इसका जो दूसरा एंड होता है उसको 3' एंड कहते हैं और 3' एंड पे हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होता है। और अगर हम इसके सीक्वेंस को देखें तो इसका जो सीक्वेंस होता है वो 5' से 3' की तरफ होता है। केमिकल नेचर एंड रोल ऑफ एटीपी, अगर हम एटीपी के स्ट्रक्चर को देखें, एटीपी जिसको कहा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है, यानी कि ये सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। तो एटीपी के स्ट्रक्चर को देखें तो इसके 3 तरह के पार्ट्स होते हैं और ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड्स के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं। तो एटीपी का एक पार्ट है जिसको कहा जाता है एडिनिन। एडिनिन क्या है, एडिनिन एक नाइट्रोजनियस बेस है। इसी तरह से एटीपी का जो दूसरा पार्ट है उसको कहा जाता है राइबोस। राइबोस एक 5 कार्बन शुगर है और इसका तीसरा पार्ट है फॉस्फेट्स। और ये जो फॉस्फेट्स होते हैं वो 3 तरह के फॉस्फेट्स होते हैं और जो 3 तरह के जो फॉस्फेट्स होते हैं ये आपस में जिस बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं, ये जो बॉन्ड है ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, यानी इन बॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपको इस पिक्चर में रेड कलर से शो हो रहे हो। तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। एटीपी को आप एडीपी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को आप एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, यानी 3 से 2 की तरफ आएगा, तो इसमें से एक फॉस्फेट रिलीज़ हो जाएगा। ये जो फॉस्फेट रिलीज़ होगा इसमें हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, यानी इसमें एडिशन ऑफ वाटर होगा, तभी एक फॉस्फेट जो है इसमें रिलीज़ होगा। और ये जो एटीपी है इसको सेल्स की एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। एनर्जी करेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जितनी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जो ऑक्सीडेशन होती है उससे एटीपी की फॉर्मेशन होती है। एटीपी की फॉर्मेशन जो है वो रिस्पायरेशन के दौरान हो रही होती है। तो वो एनर्जी जो ऐड होती है और वो फॉस्फेट, जिस एनर्जी के ज़रिए फॉस्फेट की एडिशन होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, वो एनर्जी हमें ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के ज़रिए मिल रही होती है। इसलिए हम इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। और जितने भी सेल्स के अंदर जो एटीपी है उसकी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। केमिकल नेचर एंड रोल ऑफ एनएडी। एनएडी है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो निकोटीन अमाइड
एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम NAD भी कहते हैं, उसके अंदर 2 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी कि वो 2 न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बनता है। अगर हम इसके एक न्यूक्लियोटाइड को देखें तो इसके एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेस होती है जिसको कहा जाता है निकोटीन अमाइड बेस होती है। इसमें एक शुगर होती है और इसके साथ एक फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। इसी तरह से इसकी दूसरी न्यूक्लियोटाइड को देखें तो दूसरी न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो हमारे पास एक बेस होती है, एक एडेनिन होता है और उसके अंदर एक शुगर होती है और उसके अलावा इसमें एक फास्फेट ग्रुप भी अटैच होता है। तो ये जो दोनों न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके ये आपस में जुड़ते हैं फास्फेट ग्रुप के ज़रिए। फॉस्फेट ग्रुप के ज़रिए ये आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ के डाई न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं, यानी 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं। NAD क्या है? NAD एक कोएंजाइम है। ये डीहाइड्रोजिनेसिस के साथ मिलके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। अगर हम इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म देखें तो इसकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो NADH प्लस H यानी कि NADH2 की फॉर्म में होती है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA। इन द ईयर 1951 एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है एरविन चारगॉफ। एरविन चारगॉफ ने क्या किया, उसने DNA की जो नाइट्रोजनियस बेसिस हैं उसको पता चलाया कि DNA के अंदर जो नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं उनका एक स्पेसिफिक किस्म की रेशो होती है। उसने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जो DNA के अंदर एडेनिन है उसकी जो रेशो है वो हमेशा थायामीन की रेशो से इक्वल होती है। इसी तरह से उसने ये देखा कि जो ग्वानिन है उसकी रेशो हमेशा साइटोसिन के साथ इक्वल होती है। तो इस तरह से उसने ये डिस्कवर किया था कि टोटल जितनी प्योरीन्स हैं और DNA के अंदर और जो टोटल पायरामिडीन्स हैं DNA के अंदर उनकी जो रेशो होती है वो 1:1 होती है। तो इस कंक्लूजन को कहा गया था चारगॉफ्स रूल। उन दिनों एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस DNA की हुई जो कि एक साइंटिस्ट ने की जिसका नाम था मॉरिस विल्किंस और दूसरा साइंटिस्ट था रोज़ैलिंड फ्रैंकलिन। उन्होंने DNA की एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस को पब्लिश किया। फर्स्ट टाइम उन्होंने ये क्लेम किया कि जो DNA का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स होता है, यानी कि वो डुप्लेक्स की फॉर्म में DNA का स्ट्रक्चर होता है। और ये जो डुप्लेक्स है इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है वो 2 नैनोमीटर होती है और इसमें बहुत से टर्न्स होते हैं और हर टर्न की अगर लेंथ को देखें तो उसकी जो लेंथ है वो 3.4 नैनोमीटर होती है। 1953 में क्या हुआ था कि इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर एक स्टूडेंट था जिसका नाम था फ्रांसिस क्रिक और उसका एक रिसर्च फेलो था जिसका नाम था जेम्स वाटसन, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। उन्होंने DNA का एक मॉडल प्रपोज किया। उस मॉडल को नाम दिया गया वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA। इस मॉडल में उन्होंने ये कहा कि जो DNA का स्ट्रक्चर होता है वो 2 तरह की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बना होता है और ये जो चेन्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हुई होती हैं। ये अटैच होती हैं बेस पेयर्स के ज़रिए, बेसिस के ज़रिए ये आपस में अटैच हुई होती हैं। तो इनकी बेस पेयरिंग के लिए ये जो 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स है ये आपस में ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही होती हैं। एक चेन 5 से 3 की तरफ डाउनवर्ड मूव कर रही होती है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डाउनवर्ड मूव कर रही होती है और इसकी जो दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम अपवर्ड मूव कर रही होती है। और ये जो दोनों चेन्स हैं उनके अंदर जो विड्थ होती है, उनकी जो चौड़ाई होती है दरमियान में वो 2 नैनोमीटर ही होती है। तो ये जो इस तरह से ये जो दोनों चेन्स है वो आपस में एंटी पैरेलल होती हैं एक दूसरे के साथ। इन दोनों चेन्स के दरमियान में जो बेसिस की पेयरिंग होती है, जो बेसिस आपस में अटैच होती हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक किस्म की होती है। इसका मतलब ये है कि जो एडेनिन है वो हमेशा थायामीन के साथ पेयर बनाती है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर बनाती है। तो ये जो पेयरिंग होती है बेस पेयर्स के दरमियान, इन पेयरिंग में इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयरिंग करेगा तो इनके दरमियान हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। इसी तरह से जब एडेनिन थायामीन के साथ पेयरिंग करेगा तो इनके दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। तो इस तरह से अगर हम रेशो देखें तो एडेनिन और थायामीन की रेशो और साइटोसिन और ग्वानिन की रेशो हमेशा इक्वल होती है।
लेकिन अगर हम एडेनिन थायमीन की रेशो को साइटोसिन ग्वानिन की रेशो के साथ कंफर्म करेंगे तो इनकी आपस में रेशियो एक जैसी नहीं होती, बल्कि इनकी आपस में रेशियो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, इसमें डिफरेंट टर्न्स होते हैं, और टर्न्स के अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं, यानी 10 टाइप्स की बेसेस होती हैं जो आपस में इन्होंने पेयर्स बनाए होती हैं। और ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होती है। इसमें जो बेसिस अटैच हुई होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनका एक ख़ास किस्म का सीक्वेंस हो, बल्कि ये जो सीक्वेंस है वो वेरी करता है। और ये जो ख़ास किस्म का जो सीक्वेंस होता है वो प्रेजेंट होता है किसी ख़ास किस्म की स्पीशीज़ के अंदर और ऑर्गेनिज़म्स के अंदर। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। अ जीन इज़ रीजन ऑफ डीएनए विच इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जीन क्या होती है? डीएनए का एक रीजन होती है, डीएनए का एक पार्ट होता है। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास एक डीएनए है। इस डीएनए का एक पार्ट अगर हम देखें तो उस एक पार्ट को जीन कहा जाता है, जो बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बना होता है। उसमें डिफरेंट तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और जो जीन है वो हेरिडिटरी का फिज़िकल और फंक्शनल यूनिट है। ये इसका मतलब ये है कि जीन के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है जिसके ज़रिए किसी भी ऑर्गेनिज़म के अंदर ख़ास किस्म की प्रोटीन्स की प्रोडक्शन होती है, और इन प्रोटीन्स की मदद से किसी भी ऑर्गेनिज़म के अंदर ख़ास किस्म के करैक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में अगर हम आई कलर को देखें या हेयर कलर को देखें, तो ये जो आई कलर और हेयर कलर की जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है हमारी बॉडी को, ये जीन्स के ज़रिए मिल रही होती है। तो प्रोटीन्स बनाने के लिए जीन क्या करती है? डीएनए में से जीन है उसकी कॉपी बनती है मैसेंजर आरएनए के अंदर, और ये जो मैसेंजर आरएनए है ये न्यूक्लियस से बाहर आता है और राइबोसोम को यूज़ करते हुए एक पॉलीपेप्टाइड बना देता है। और ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये फोल्ड होता है और फोल्ड होकर प्रोटीन बना देता है। तो जीन्स के अंदर वो डाटा होता है जिसके ज़रिए कोई भी इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल में, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो डाटा ट्रांसफ़र होती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, वो जीन्स के ज़रिए होती है। सेकेंड न्यूक्लिक एसिड की टाइप है आरएनए, जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स का एक पॉलीमर है, यानी कि ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। और डीएनए की तरह आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता, बल्कि आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये एक ही स्ट्रैंड से मिलके बने होते हैं। और जो आरएनए है, लेकिन कुछ आरएनए ऐसे होते हैं जिसके अंदर कभी डबल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, यानी कि उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हो सकता है। आरएनए को 3 तरह की मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन क्या है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। तो आरएनए की 3 तरह की टाइप्स होती हैं: मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए। और ये जो आरएनए की जो सिंथेसिस होती है वो डीएनए से होती है। डीएनए से किस तरह से होती है कि डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के ज़रिए डीएनए कन्वर्ट हो जाता है आरएनए के अंदर। आरएनए की फर्स्ट टाइप है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसकी लेंथ जो है वो वेरी करती है। इसकी लेंथ डिपेंड करती है जीन के ऊपर और प्रोटीन के ऊपर, यानी कि वो किस तरह की जीन और किस तरह की प्रोटीन को बना रहा है और जिसके लिए वो मैसेज लेके जा रहा होता है। तो जिस तरह की जीन और जिस तरह की प्रोटीन के लिए वो मैसेज लेके जा रहा होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है मैसेंजर आरएनए की लेंथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोटीन है जिसके अंदर 100 अमाइनो एसिड्स हैं, तो उसके लिए जो मैसेंजर आरएनए होगा उसकी लेंथ 300 न्यूक्लियोटाइड्स होगी। इसका मतलब ये है कि मैसेंजर आरएनए के जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक ख़ास किस्म के अमाइनो एसिड को इनकोड करते हैं, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड्स मैसेंजर आरएनए के एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की इनकोडिंग करते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो ट्रिपलेट का स्ट्रक्चर होता है जो कि मैसेंजर आरएनए की लेंथ में प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है कोडोन्स ऑफ जेनेटिक कोड्स। मैसेंजर आरएनए की अगर क्वांटिटी देखें तो टोटल आरएनए में से 3 to 4% जो आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए होता है। और मैसेंजर आरएनए क्या करता है, वो मैसेजेस लेके जाता है, न्यूक्लियस से मैसेज को लेता है और साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम होते हैं वहाँ तक इन्फॉर्मेशन को लेकर आता है। तो जब इन्फॉर्मेशन राइबोसोम के ऊपर आती है तो राइबोसोम एक ख़ास किस्म की प्रोटीन बनाता है। तो जो डीएनए इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए होती है। मैसेंजर आरएनए डीएनए से बनता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के ज़रिए।
और इसमें जो मैसेंजर आरएनए का जो सीक्वेंस होता है वो डीएनए के बेस सीक्वेंस से बिल्कुल उससे मैच कर रहा होता है, और ये राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है, और राइबोसोम के ऊपर अमाइनो एसिड्स जो है वो आपस में अटैच होके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। आरएनए की सेकंड टाइप है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम के अंदर एक राइबोसोमल आरएनए होता है और एक प्रोटीन होती है। तो राइबोसोमल आरएनए जो है वो जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए बनता है। वो जीन्स जो कि डीएनए पे होती हैं, यानी बहुत से क्रोमोसोम्स के डीएनए में जो जीन्स होती हैं वो उनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है और वो कन्वर्ट हो जाती हैं राइबोसोमल आरएनए। इसको राइबोसोमल आरएनए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राइबोसोम का पार्ट होता है, यानी कि ये राइबोसोम के साथ अटैच हुई होती हैं। राइबोसोमल आरएनए बहुत सी प्रोटीन्स के साथ पैक होता है और राइबोसोमल सब यूनिट्स के अंदर। और अगर हम राइबोसोमल आरएनए का बेस सीक्वेंस देखें तो वो बैक्टीरिया से लेके प्लांट्स और एनिमल्स तक एक ही जैसा होता है। तो राइबोसोमल आरएनए जो आरएनए की जितनी भी टाइप्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा जो साइज़ है वो राइबोसोमल आरएनए का होता है, यानी राइबोसोमल आरएनए की सब टाइप्स में सबसे बड़ा होता है। अगर हम इसकी क्वांटिटी देखें तो आरएनए में से जो 80% आरएनए है ना वो राइबोसोमल आरएनए होता है, और ये राइबोसोम के साथ अटैच हुआ होता है और अटैच होकर प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, और इस तरह से राइबोसोमल आरएनए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। आरएनए की थर्ड टाइप है ट्रांसफ़र आरएनए। आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो सबसे छोटा आरएनए है वो है ट्रांसफ़र आरएनए, और इसके अंदर 75 से लेके 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ट्रांसफ़र आरएनए में एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और इसकी डुप्लेक्स अपीयरेंस यानी डबल स्टैंडर्ड, कुछ रीजन्स में ये डबल स्टैंडर्ड भी हो जाता है। वो रीजन जहाँ पे बेसिस एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के अटैच हुई होती हैं तो उस जगह पे ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में भी होता है, लेकिन बाकी जगहों पे ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। तो इसकी जो शेप है वो एक फ्लैट क्लोवर लीफ की तरह की होती है। ये इसकी 2 डायमेंशनल व्यू है, और इसमें जो 5 प्राइम एंड है, इसका जो 5 प्राइम एंड है उसमें हमेशा जो आखिर वाली जो बेस है वो ग्वानीन होती है, और इसी तरह से इसका जो 3 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड में जो आखिरी जो बेस सीक्वेंस है वो हमेशा ACC होता है। ACC मतलब एडेनिन और साइटोसिन, और इस एंड पर यानी 3 प्राइम एंड के ऊपर ही अमाइनो एसिड आकर अटैच हुए होते हैं, और जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है बाकी मॉलिक्यूल का वो वेरी करता रहता है। ट्रांसफ़र आरएनए के अंदर 3 तरह की लूप्स होते हैं। इसमें अगर हम बात करें मिडल लूप की, दरमियान वाली लूप की, तो जो मिडल लूप होता है सारे ट्रांसफ़र आरएनए में, उसके अंदर 7 तरह की बेसिस होती हैं। इसमें से जो दरमियानी 3 बेसिस होती हैं वो आपस में, यानी दरमियान वाली जो 3 बेसिस होती हैं GAA, वो मिल के एक एंटीकोडोन बनाती हैं, और ये जो एंटीकोडोन है वो मैसेंजर आरएनए के किसी भी कोडोन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि वो ट्रांसफ़र आरएनए जिसमें का एंटीकोडोन GAA है, यानी कि ग्वानीन एडेनिन, वो बाइंड करता है कोडोन के साथ CUU के साथ, यानी कि ग्वानीन बाइंड करेगा साइटोसिन के साथ और एडेनिन बाइंड करेगा यूरेसिल के साथ मैसेंजर आरएनए में, और इसमें एक माइनो एसिड होती है जिसको ल्यूसीन कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम इसके डी लूप को देखें तो डी लूप क्या करता है, एक ख़ास किस्म की इंजाइम की जो एक्टिवेशन होती है उसको रिकग्नाइज़ करता है। इसका दूसरा लूप है जिसको टी लूप यानी थीटा लूप भी कहते हैं। थीटा लूप क्या करता है, वो राइबोसोम की वो जगह को रिकग्नाइज़ करता है जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है। तो ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर अभी तक जो है ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो 20 अमाइनो एसिड्स की प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, और 60 जो ट्रांसफ़र आरएनए हैं वो उनकी आइडेंटिफिकेशन अभी तक हो चुकी है। अगर ह्यूमन सेल्स के अंदर देखें तो ह्यूमन सेल्स के अंदर टोटल 45 तरह के जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक ख़ास किस्म की अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट करते हैं साइटोप्लाज्म से राइबोसोम की तरफ, जहाँ पर जाके प्रोटीन की सिंथेसिस होती है।
I hope students you have gained the concept of nucleic acid. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.